Hey everyone, welcome to Mentometer by Kalpana Singh. And if you have heard about agriculture, तो हम आज पढ़ेंगे 8th क्लास NCERT जोग्राफ़ी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है ये, या फिर आप कह सकते हो कि चैप्टर है। काफ़ी सारी चीज़ें हमें नॉलेज मिलती है इससे, और आसपास क्या चल रहा होता है उससे हमें ये भी पता चलता है। सबसे पहले जो स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी देखते हैं क्या है। गुरप्रीत, माधव और टीना जो हैं एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं एंड देवर एक गांव में जा रहे होते हैं। तो सबसे पहले वो देखते हैं एक फार्मर को जो कि लैंड को जोत रहा था या टिलिंग कर रहा था। फार्मर से दे वो बोलते हैं कि वीट और he was growing wheat and had just added manure to soil to make it more fertile। तो उसमें खाद वगैरह ऐड करता है जिससे कि फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए। सो वो बच्चों से बोलता है that the wheat would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to factories to make breads and biscuit। तो उससे जो अच्छे भाव में जो मंडी में बिक जाता है और उसकी वजह से उसको जो फैक्ट्रीज़ ले जाती हैं उससे फिर ब्रेड बनाती है, प्रोसेसिंग करती हैं, बिस्किट्स वगैरह बनाती हैं और आटा वगैरह उस इसके आटे से, और कहीं कहीं पे जो भी आटा फैक्ट्री वगैरह रहती हैं गेहूँ ले जाती हैं और आटा वगैरह वो करती हैं, तो पूरा प्रोसेसिंग वगैरह होता है। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आप कह सकते हो प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी। तो ये चैप्टर जो है हमारे लिए इकोनॉमी के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज एग्रीकल्चर एक अलग से इकोनॉमी में भी चैप्टर है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो प्राइमरी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। सो जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे एग्रीकल्चर ले लो, फिशिंग, गैदरिंग, गुड, जो जितने भी और नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट जो होता है उसे हम फर्स्ट कैटेगरी या फिर फर्स्ट एक्टिविटी कहते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी की, तो सेकेंडरी एक्टिविटी में जो भी थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके और उसको रिसोर्सेज में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील्स, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ्स। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो सेकेंडरी एक्टिविटी में आती हैं जिसमें रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है। टर्शरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड हो गया, जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी से जो मटीरियल और फिनिश गुड्स हमें प्रोवाइड होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, जितनी भी एडवर्टीजमेंट करना उसका, और लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचाना टर्शरी एक्टिविटीज़ में आता है। तो इसमें जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी के बारे में बाइफर्केशन दिया हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी में, सेकेंड चैप्टर है इसका, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसको हमें पढ़ना, और इसीलिए कहते हैं कि NCERT इम्पॉर्टेंट है। तो उससे हमें पता चल गया कि 3 एक्टिविटीज़ होगी। उसके बाद एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी, जिसमें कि आप बात करते हो इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, रिंग लाइव स्टॉक को जो भी है गाय भैंस चराना और फिर दूध वगैरह निकालना। तो जो भी 50% पर्सन जो है इंगेजमेंट इसी में इंगेज हैं इंडिया में, अगर हम इंडिया में बात करते हैं इवन उससे ज़्यादा ही है। सो 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ स्टिल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। तो इंडिया की जो भी 2/3 पॉपुलेशन है, और आप कह सकते हो कि जो लॉकडाउन के टाइम पे एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर था जिसने हमें कह सकते हो कि हमारी डूबती हुई नैया को पार लगा दिया, और उसकी वजह से ही सारी एक्टिविटीज़ चलती रही। सो अगर आप बात करते हैं फेवरेबल टोपोग्राफी, सॉइल की, क्लाइमेट की, उसकी वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटी डिपेंड करती है। अगर सॉइल अलूवियल प्लेन है तो आप कह सकते हो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। एरेबल लैंड है और ग्रो उसमें अच्छी होती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पथरीले एरियाज़ जो हैं उसमें अच्छी नहीं होती। तो इसमें मैप में दिया हुआ है, जैसे इंडिया का तो पूरा ही वेजिटेशन और क्रॉप वगैरह ग्रोइंग रीजन बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो ग्रीनलैंड वाला रीजन है, रशिया के कुछ जो पार्शन है वेस्टर्न वाला पार्ट, वो अच्छा है। और अगर हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न और सदर्न वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारे रीजन दिए हुए हैं वर्ल्ड में जो कि एग्रीकल्चर के लिए अच्छे हैं। चाइना का जो ईस्टर्न पार्ट अच्छा है, तो साउथ चाइना सी वाला जो रीजन है वो।
उसके अलावा यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं, एग्रीकल्चर क्या है, सेरीकल्चर जो है सिल्क वर्म का मैंने कल भी बताया था कि सेरीकल्चर ये एग्ज़ाम में आया है लास्ट ईयर के UP PCS में, तो आपको याद रखना है। पीसीकल्चर क्या होता है, जो भी फिशेज़ को पालते हैं पॉन्ड वगैरह में, तो उसको पीसीकल्चर कहते हैं। उसके अलावा विटीकल्चर जो है, ग्रेप्स की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर जो वेजिटेबल, फ्रूट्स और फ्लावर्स वगैरह उगाए जाते हैं, उसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो ये 4 एक्टिविटीज़ हैं, एग्री, सेरी, पीसी, वीटी, हॉर्टी प्लस कल्चर, तो ये याद रखना है। फार्म सिस्टम की बात करते हैं। प्रॉपर फार्म सिस्टम में जैसे एग्रीकल्चर फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट अ सिस्टम, जैसे सीड, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, और उसके प्रोसेसिंग से इसका जो इनपुट मशीनरी, सीड और केमिकल में प्रोसेस करके फिर उसका आउटपुट निकालते हैं, तो हमें प्रॉपर जो फिनिश प्रोडक्ट होता है या फिनिश गुड होता है, हमारा क्रॉप होता है। फिज़िकल इनपुट की बात करते हैं, स्टोरेज, लेबर, मशीनरी, केमिकल, और जो ह्यूमन इनपुट्स है उससे जो ये सारी चीज़ें करने से जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है या फिर आउटपुट निकलता है, एंड प्रोडक्ट होता है एग्रीकल्चर। लेबर, सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड आर प्लोइंग, sowing, irrigation, weeding, harvesting. The output from the system includes crop, wool, dairy, poultry वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलती हैं हमें, या ये सारी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं। तो उसके बारे में है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करते हैं। सबसे पहले है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सो उससे पहले फार्मिंग इज़ अ प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे अगर जोग्राफिकल कंडीशन की बात करते हैं, उसके डिपेंड करता है। उसके अलावा डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स। दीज आर सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। 2 टाइप की फार्मिंग होती है। सो सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि जो चीज़ें उगाई जाती है वो अपने ही कंजम्पशन के लिए और अपने आप ही यूज़, अपनी फैमिली के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल वे होता है, ट्रेडिशनल तरीका होता है, उसी के या प्राइमरी सब्सटेंसेस जो फार्मिंग होती है वो सब यूज़ करके अपनी जो लाइवलीहुड को चलाते हैं फार्मिंग में। इंटेंसिव फार्मिंग जिसे कहते हैं, उसमें आप कह सकते हो कि कमर्शियली जो भी एक्टिविटी होती है, फार्मिंग एक्टिविटी, उसमें जो भी स्मॉल पॉट लैंड यूजिंग टूल्स वगैरह, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और बहुत अच्छे से खेती करना, चाहे राइस उगाना हो, चाहे मेज़, मक्का हो, वीट, पल्स, और उसके अलावा जो भी मॉनसून रीजन में जितने भी क्रॉप्स आती हैं वो सारे, और ऐसे ही दिया हुआ है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इन प्रीवेलेंट इन द थिकी पॉपुलेशन एरिया, जहाँ पे कम रीजन में भी अच्छी खेती की जा सकती है। जैसे साउथ है, साउथ ईस्ट में है, ईस्ट एशिया वगैरह में है, तो ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। उसके अलावा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात करते हैं, इंक्लूड शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग्स। सो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में जो है नोमैडिक हर्डिंग्स हैं, और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एक जगह से दूसरी जगह कल्टीवेट किया जाता है कि एक एरिया को पहले खाली करते हैं, वहाँ पे फिर एग्रीकल्चर करते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पर जब फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर या फिर जो भी खेती की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ अ प्रैक्टिस इन द थिकी फॉरेस्ट एरिया, अमेज़ॉन बेसिन है, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ सदर्न एशिया, नॉर्थ इंडिया में भी होता है ये। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जो रीजन है उसको खाली किया जाता है, जैसे ट्रीज़ को बर्न किया जाता है, क्लियर किया जाता है उस एरिया को, और उसके बाद वहाँ पे खेती की जाती है। सो एशेज एंड देन मिक्स विद द सॉइल, और क्रॉप में लाइक मेज़, याम, पोटैटोज़, कसावा, ये सारी चीज़ें ग्रो की जाती हैं। तो जनरली तो क्योंकि फॉरेस्ट अगर कम हो रहा है तो फिर ये जो कल्टीवेशन का टाइप है अच्छा नहीं माना जाता है। इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है, तो इसको याद रखना है आपको। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किसे कहा जाता है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। नोमैडिक हर्डर्स जो होते हैं
जनरली जैसे यहाँ पे राजस्थान दिया हुआ है, पर जनरली जो नोमैडिक हर्डर्स होते हैं कि अपने जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह चराते हैं, जैसे सहारा डेजर्ट है, उसके बाद सेंट्रल एशिया, और यहाँ पे बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में, राजस्थान, जम्मू कश्मीर वगैरह में एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों को चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो उनको, और उनका जो भी सेटलमेंट्स है वो भी चेंज होता रहता है, उसे नोमैडिक हर्डर्स कहते हैं। उसके अलावा जो भी जहाँ पे ज़्यादा अच्छा फोडर मिलेगा या चारा और पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना जो है सेटलमेंट करते हैं या सेटल होते हैं वहाँ पे। एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइज इन रिस्पॉन्स टू द क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स एंड टेरेंस। शीप, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड एनिमल्स हैं इनके पास, और उससे वो जो है मिल्क, मीट, वूल और आइड्स, ये सारी चीज़ें और ये सारे प्रोडक्ट्स वगैरह वहाँ उससे ऑब्टेन करते हैं और फिर अपना लाइवलीहुड चलाते हैं। कमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं, बहुत एक्सटेंसिवली जो फार्मिंग की जाती है कमर्शियल पर्पस पे, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, और उसके टेक्नोलॉजी यूज़ करने से प्रोडक्शन जो क्वांटिटी है वो भी हाई होती है, बहुत ही मेजर एरिया में और मेजर स्केल पे की जाती है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग। अगर मिक्स्ड फार्मिंग की बात करते हैं तो फोडर क्रॉप और जो लाइव स्टॉक वगैरह, रियरिंग लाइव स्टॉक को मिक्स करके जो क्रॉप की जाती है तो उसको कहा जाता है मिक्स फार्मिंग। यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, इन रीजन्स में सबसे ज़्यादा की जाती है ये खेती मिक्स क्रॉप। इंडिया में भी होती है बट इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं होती। प्लांटेशन में जैसे केला हुआ, रबर, मलेशिया में रबर वगैरह, कॉफ़ी, टी, और श्रीलंका में भी टी वगैरह होती है, तो इसको प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। तो केले वगैरह को उगाया जाता है। इसमें मेनली जो क्रॉप्स हैं उसमें टी है, शुगर केन, कैशू नट, रबर, बनाना, कॉटन। तो ये 4-5 क्रॉप्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। इसमें आ जाता है कि कौन सी प्लांटेशन क्रॉप है, या जैसे राइस कल्टीवेशन के लिए जो है मेजर क्रॉप है। ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, एंड दैट इज़ क्रॉप ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे मेजर क्रॉप्स हैं वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। उसके अलावा जूट और कॉटन, और फाइबर क्रॉप्स हैं इंपॉर्टेंट, जो भी है बिवरेजेस क्रॉप्स हैं जैसे टी और कॉफ़ी हैं। राइस की बात करते हैं, राइस कहा जाता है कि इंडिया में 10,000 तरह के राइस पाए जाते हैं, और राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। राइस की जो नीड है, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। एंड एलुवियल सॉइल में, क्ले सॉइल में सबसे ज़्यादा, जहाँ पे वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे होता है। चाइना को जो है राइस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, फॉलोड बाय इंडिया, और जापान, श्रीलंका, इजिप्ट में भी किया जाता है, और वेस्ट बंगाल जैसे बांग्लादेश में भी होता है और उसके अलावा जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर, क्योंकि ये काफ़ी फेवरेबल कंडीशन होती है बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में, तो 2 से 3 क्रॉप्स काटी जाती हैं चावल की वहाँ पे। उसके अलावा वीट की बात करते हैं। वीट रिक्वायर्स, बिकॉज आपको ये याद रखना है कि किस फसल के लिए कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए। इसके लिए मैं अलग से, जब, क्योंकि अभी हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, बट अगर जब हम स्टैंडर्ड बुक करेंगे तो हम इसको अच्छे से सेग्रीगेट करके करेंगे, क्योंकि मैंने अपने नोट्स उसी हिसाब से बनाए हुए हैं कि आपको अलग से जो एडिशनल नॉलेज हो सके वो दी जा सके। बिकॉज लास्ट 2020 में क्वेश्चन आया था कि किस क्रॉप में 100 डिग्री तक का, आई थिंक 60 to 7 डिग्री तक का टेम्परेचर, 6 to 7 टेम्परेचर, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था कि टेम्परेचर था, और उसके अलावा जो थी रेनफॉल थी 50 सेंटीमीटर, या 50 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए, तो उसके लिए शुगर केन उसका आंसर था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसी चैप्टर से स्पेशली था वो क्वेश्चन, तो इसीलिए 8th की एनसीईआरटी और जो भी एनसीईआरटीज़ हैं ज्योग्राफी की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो वीट के लिए अगर बात करते हैं, वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल कम चाहिए होता है, और टेम्परेचर जो है मेनली सर्दियों में उगता है ये, क्योंकि
अप्रैल में काटा जाता है इसको और अक्टूबर में बोया जाता है। सो इसको लोमी सॉइल वीट इज़ ग्रोइंग एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में काफ़ी अच्छे लेवल पे ग्रो किया जाता है और इंडिया में विंटर में ग्रो किया जाता है। मिलेट्स की बात करते हैं। सो दिस इज़ अ कोर्स ग्रेन है और उसके बाद लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल में भी आराम से हो जाता है और इसमें मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, एडिक्वेट रेनफॉल चाहिए। ज्वार, बाजरा, रागी ज़्यादा उगाया जाता है इंडिया में। अदर जो दूसरी और कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना, नाइजर और उसके अलावा नाइजीरिया, 3 कंट्रीज़ में और उगाया जाता है। मक्का की बात करते हैं, यूएसए सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है मक्का को। उसके अलावा मेज़ रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल, लॉट्स ऑफ सनशाइन चाहिए होती है एंड वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए। साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको में बहुत अच्छे लेवल पे खेती की जाती है मेज़ की। उसके अलावा कॉटन की बात करते हैं, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात और मुंबई के रीजन में सबसे ज़्यादा होता है बिकॉज ब्लैक सॉइल वाला रीजन है। सो कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 200 टू जो रेनफॉल चाहिए इसके लिए 10 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए जहाँ पे पाला वगैरह और इस टाइप की चीज़ें और ठंडा नहीं चाहिए। टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर अगर जैसे यहाँ पे मेंशन किया है, शाइनी सनशाइन होनी चाहिए। इट ग्रोज बेस्ट इन ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल में भी होता है। चाइना, यूएसए और इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। और इंडिया में गुजरात में, महाराष्ट्र में होता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो मेन रॉ मटेरियल होता है। जूट की बात करते हैं, गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। एलुवियल सॉइल में होता है और हाई टेम्परेचर पे होता है ये। और उसके अलावा इंडिया में जो है इंडिया और बांग्लादेश में जो इंडिया और बांग्लादेश इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा कॉफ़ी की बात करते हैं, जैसे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स दोनों में ही कॉफ़ी उगाई जाती है इंडिया में। तो कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। हिली स्लोप्स में होता है, जैसे ब्राज़ील इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर, कोलंबिया और इंडिया में भी होता है। टी की बात करते हैं, टी इज़ अ बीवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन में प्लांटेशन के थ्रू ग्रो की जाती है। रेनफॉल जो होता है इसके लिए पूरे साल बारिश चाहिए होती है, तो गीली मिट्टी वगैरह हो जैसे इसमें मेंशन किया गया है। सो नीड ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए, जेंटल स्लोप्स होने चाहिए कि पानी गिरता रहे, फिर ऊपर से बारिश होती रहे। लेबर लार्ज नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड चाहिए जो कि पत्तियाँ चुन चुन के और जो भी टी फैक्ट्रीज में लेबर जो है लगाई जाती है। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका जो है इसके गुड और बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूसर हैं चाय के लिए। उसके अलावा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एफर्ट टू मेक इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन in order to meet the growing demand of the increasing population. This can be achieved in many ways, such as increasing the cropped areas, the number of crops grown, improving irrigation facilities, use of fertile and high yield variety of seeds. Mechanization of agriculture is also another aspects of agriculture. तो जो डेवलपमेंट होगा, जितनी आप मशीनें और जितनी आप जैसे फर्टिलाइज़र वगैरह का प्रॉपर यूज़ करोगे, मेडिसिन जो भी वीड्स हैं उनको कम करने के लिए अगर आप यूज़ करते हो, तो उसकी जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत अच्छे से होता है। जैसे यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वगैरह बहुत अच्छे लेवल पे एग्रीकल्चर करते हैं और उनका प्रोडक्शन भी, भले ही ज़मीन कम होती है बट उनका प्रोडक्शन काफ़ी हाई रहता है, क्योंकि इक्विपमेंट्स आपके जो भी मेहनत को कम करके और आपका प्रोडक्शन का जो रेट है वो बढ़ा देते हैं। अगर हम इंडिया की फार्मिंग की बात करते हैं तो मेनली जो है यहाँ पे दिया हुआ है आदिलाबाद इन गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मुन्ना लाल इज़ ए स्मॉल फार्मर की एक स्टोरी दी गई है। तो एक स्मॉल फार्मर होता है जिसके 1.5 हेक्टेयर की जो ज़मीन होती है, ज़मीन का टुकड़ा होता है। हिज हाउस इज़ इन द मेन विलेज। क्या हुआ? वो जो ऑल्टर्न जितने भी हिज हाउस इज़ इन द विलेज
एंड ही परचेजेज हिज यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड, अच्छे क्वालिटी के जो है बीज वगैरह प्रोड्यूस करता है, आई मीन ख़रीदता है। उसके बाद ऑल्टरनेट ईयर उसके बाद जो रेंट पे प्लोइंग करने के लिए ट्रैक्टर वगैरह लेता है और वो सारे जो भी ब्लैक कार्ड्स हो उससे प्लो करता है और चीज़ें उगाता है। सो मुन्नालाल ऑल्सो हैव 2 बफेलोज एंड फ्यू हैंस। तो ये पूरा जो है लाइफ स्टाइल दिया हुआ है कि उसके छोटे छोटे आई मीन जो फैमिली है और उसके पास 2 बफेलो हैं, हैन भी है, और अपना लाइवलीहुड चलाता है। जो भी प्रोड्यूस होता है वो मंडी में, लोकल मंडी में बेच देता है। उसकी वजह से बिकॉज उसके पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है बहुत अच्छे से खेती करने के लिए, HYV सीड्स और जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और उसी में डिफरेंस दिया हुआ है। ए फार्मर इन USA जिसके पास 300 हेक्टेयर की ज़मीन का टुकड़ा है और उसके अलावा जो सारे इक्विपमेंट्स हैं और वीट, कॉटन, शुगर केन, वैरायटी ऑफ जो क्रॉप को उगाता है वो, तो ऑब्वियसली इससे डिफरेंस का पता चल रहा है कि हाँ इक्विपमेंट्स, और केस स्टडी की तरह भी आप इसको देख सकते हो कि इक्विपमेंट्स यूज़ करके जो USA का फार्मर है वो एक बहुत अच्छी लाइफ को जीता है, और अगर इंडिया का फार्मर है हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन होती है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ द केस स्टडी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसको आप एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ट्राई करना, जैसे व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, नेम द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर, व्हाट इज़ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हॉर्टिकल्चर मीन्स क्या होता है, और गोल्डन फाइबर जूट को जैसे कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर फ्रूट और वेजिटेबल को उगाया जाता है। उसके अलावा लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी ब्राज़ील है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी आ रही हैं और ये सारी एक्टिविटीज़। So I hope I'm able to make you understand this chapter. Please share and subscribe the channel. Till then, thank you so much. Bye bye. Take care.